आज हम लोग केटीजी थर्मो का लास्ट लेक्चर थ्योरी पे कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग जितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जितने बुक के वो बनाइएगा और उनके डाउट पूछिएगा तो आपको थर्मो में और ज़्यादा ज्ञान होगा। बाकी आज के लेक्चर्स के बाद आप थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का कोई भी सवाल बना सकते हैं। जो दो तीन बात आप लोग को नहीं पता है वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आज मुझे डिस्कस करना है वो है साइक्लिक प्रोसेस। हेडिंग डालिए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मोटा मोटा अर्थ ये होता है, साइकिल देखिए ना, साइकिल का व्हील, इसका मतलब जहां से चले घूम फिर करके वहीं पहुंच गए। मतलब साइक्लिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं इन विच initial and final state are same. Initial and final state are same. तो वह कोई भी प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पीछे से, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इन दोनों प्रोसेस में, मतलब इस प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जहां से चले थे घूम फिर करके वहीं पहुंच गए। इनिशियल और फाइनल सेम है, तो इनिशियल टेम्परेचर T लिखोगे, फाइनल टेम्परेचर भी क्या लिखोगे? T। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना? 0। इसलिए देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब डेल्टा U का वैल्यू क्या होगा? तो कृपया टाइम पे आया कीजिए, 1.5 घंटे क्लास उसमें भी लेट करते हैं। अरे अरे अरे, तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W होता है। Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U क्या है? 0 है। इसका मतलब जब भी साइक्लिक प्रोसेस होगा तो जो टोटल हीट होगा वो उस प्रोसेस में टोटल वर्क के बराबर होगा। जो टोटल हीट होगा वो टोटल वर्क के बराबर होगा। इस बात का ध्यान रहे, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है। इस बात का ये मतलब हुआ कि पूरे प्रोसेस में अंत में, मतलब जहां से चले घूम फिर के आए, अंत में टोटल डेल्टा U 0 होगा। जैसे अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस 3-4 भाग में हो तो सकता है पहले भाग में डेल्टा U कुछ वैल्यू आएगा, +5 मान लो। दूसरे भाग में हो सकता है डेल्टा U +7, तो +14 हो गया टोटल। तीसरे भाग में हो सकता है डेल्टा U -10 हो, और चौथे भाग में -4, मिलकर के कितना? 0। सिमिलरली Q इज इक्वल्स टू W कह रहे हैं तो एक भाग के लिए नहीं कह रहे, पूरा सब प्रोसेस मिला के जो टोटल हीट होगा और सब मिला करके जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। जैसे इस बात को हम लोग एक साइकिल के हेल्प से समझते हैं। तो यहां पर हम एक साइकिल बना रहे हैं, PV साइकिल, एक एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं। मान लीजिए ये साइकिल ऐसा है, यहां से हम लोग चले, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये से C तक गए, ये पॉइंट D है, यस। ये इनिशियली वॉल्यूम जो था V0 था और ये वॉल्यूम 2V0 है, ये प्रेशर P0 है, ये प्रेशर 2P0 है। अब अगर मैं पूछूं एक प्रोसेस के बारे में तो आप सब प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं इंडिविजुअली? A से B तक जो प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। तो हम लोग ये मान ले रहे हैं, इसको एज ए क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन की बहुत सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एडवांस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एक बात जेईई मेंस वालों के लिए, मतलब नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
कुछ एक बात, सारी बातें नहीं लेकिन कुछ एक बात क्वेश्चन की तरह हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें n मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस लिया गया है। क्या लिया गया है? n मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस A B C D A। और हमेशा एरो का बहुत महत्व होता है। A से चले B पे पहुंचे, फिर C पे गए, फिर D पे पहुंचे और फिर वापस से A पे आ गए। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है इसलिए इसमें डेल्टा U क्या होगा? 0 होगा। दूसरी बात, अगर साइक्लिक प्रोसेस PV डायग्राम में दिया हुआ हो, इसमें दिया हुआ हो PV डायग्राम, मैं यहां लिख रहा हूं कि इफ cyclic process is represented on PV diagram। PV डायग्राम का क्या अर्थ समझते हैं आप लोग? PV डायग्राम का क्या अर्थ समझते हैं? PV डायग्राम का मतलब कि प्रेशर जो है वो y एक्सिस पे है और वॉल्यूम जो है वो x एक्सिस पे। इस बात का ये मतलब होता है, जो भी हम लोग पहले बोलते हैं वो y एक्सिस पे होता है, दूसरा वाला x एक्सिस पे। PV डायग्राम है ये। तो अगर PV डायग्राम में कोई साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है तो एरिया ऑफ साइकिल जो होगा वो वर्क के बराबर होगा। एरिया ऑफ साइकिल इज टोटल वर्क। उस साइकिल का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल वर्क। उस साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क जितना है वही होगा। और क्योंकि अभी भी हम लोग देखें कि जो टोटल वर्क होता है वही टोटल हीट भी होता है, वही टोटल हीट भी होता है। तो जो एरिया ऑफ टोटल वर्क है, मतलब एरिया ऑफ साइकिल जो कि टोटल वर्क के बराबर है, वही किसके बराबर होगा? Q टोटल के बराबर, वही टोटल हीट के भी बराबर होगा। जैसे अगर इस केस में वर्क देखा जाए तो ये एरिया ले लीजिए, ये क्या है? रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा दिख रहा है मुझे, लेकिन स्क्वायर तभी कहेंगे जब ये साइड बराबर हो। अभी बराबर नहीं है दोनों, आप सिर्फ वैल्यू देख के बराबर मत कह दीजिएगा। ये वैल्यू है V0 और ये वैल्यू है बराबर है। जब तक P0 और V0 बराबर ना होता तब तक नहीं कर सकते। खैर एनीवे हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे? रेक्टेंगल। इसमें वर्क क्या होगा? वर्क टोटल कितने के बराबर होगा? P0 V0, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? Q टोटल। और साइक्लिक प्रोसेस में जब एरिया निकालते हैं तो हम लोग को एक साइन स्कीम भी ध्यान रखना होता है। हालांकि वो साइन स्कीम मैं नहीं बताऊं तो भी आप लोग सोच सकते हैं बेसिक से। पहले मैं बेसिक से सोच के बताता हूं। देखिए A से B में क्या कोई वर्क हुआ होगा? नहीं। B से C में बात करें तो वर्क हुआ होगा, और कितना वर्क हुआ होगा? सिर्फ BC पार्ट में बात करें तो देखिए इस ये जो PV ग्राफ है इसका एरिया किसके साथ? वॉल्यूम एक्सिस के साथ। तो ये पूरा एरिया लिए होंगे यहां तक हम लोग, और ये जो एरिया है, ये जो वर्क है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो आप देखिए B से C में वॉल्यूम बढ़ रहा है। B पर वॉल्यूम कितना है? V0, और C पर वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए वर्क क्या है? पॉजिटिव है। इसलिए पूरे एरिया में जो वर्क होगा वो पॉजिटिव। फिर C से D में तो कोई वर्क नहीं है। D से A में जो वर्क होगा वो एकटू सा होगा, और वो क्या होगा? नेगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। इसीलिए जो टोटल वर्क आया, देखो A से B में तो कोई वर्क नहीं, B से C में वर्क हुआ, C से D में कोई वर्क नहीं, D से A में जो B से C में वर्क आया वो पूरा एरिया है यहां से यहां तक, और जो D से A में वो सिर्फ इतना एरिया है। किसके साथ? नेगेटिव के साथ। नेगेटिव के साथ तो पॉजिटिव नेगेटिव माइनस ही होगा ना। माइनस होके क्या बचेगा? कितना एरिया? ये वाला एरिया बचेगा, इसलिए ये वाला एरिया वर्क देता है। और ये वाला एरिया पॉजिटिव हुआ कि यहाँ के नेगेटिव? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला ज्यादा था। एक तरीका तो है ये सोचने का, और मुझे आप में सब में से यही तरीका चाहिए कि आप कम से कम एक क्वालिटी माइंड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। चीजों को जितना बेसिक ज्ञान है उसके हेल्प से सॉल्व करने का चेष्टा करना चाहिए, बेसिक ज्ञान से, और उसी से आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ेगा, उसी से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग रटन विद्या पे फोकस करते हैं और कुछ लोगों को नहीं याद रहता है, नहीं कर पाते हैं इसे। तो जो लोग ये नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं रटन विद्या में बता रहा हूँ। ये रटन विद्या भी सबको याद रखना है, भूलना नहीं है। बहुत लोग सब, जैसे मैं बोल देता हूँ कि ये दिमाग वालों के लिए है, ये वाला रटन विद्या के लिए, सब लोग सोचते हैं हम तो दिमाग वाले हैं, है ना, मुझे रटन विद्या का जरूरत नहीं है। और जब जरूरत पड़ता है
तो 5 लाख कोई दिमाग वाला नहीं निकला। इसीलिए जिसको मैं कहूं कि इसको एज ए फॉर्मूला याद रखता है इस बात को, उसको सबको याद रखना है, नो एक्सेप्शन। बाकी आप ऐसे समझें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर उसके लिए याद रखने का जरूरत नहीं। तो रटन विद्या ये है कि अगर पीवी ग्राफ है, अगर पीवी ग्राफ है या पीवी डायग्राम है, और पीवी डायग्राम जैसे ही हम बोले तो आपको क्या संदर्भ मिलना चाहिए कि y एक्सिस पे p है और x एक्सिस पे, तो पीवी डायग्राम में क्लॉकवाइज साइकिल जो होता है, क्लॉकवाइज साइकिल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज साइकिल पॉजिटिव होता है। तो ये वाला साइकिल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे जो घूमता है इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी के सुई की दिशा में घूमने वाला, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। पीवी डायग्राम में अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, अगर पीवी डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर वीपी डायग्राम हो, अगर वीपी डायग्राम, जैसे मैं वीपी डायग्राम कहूं तो आपको क्या ध्यान में आना चाहिए? वॉल्यूम किस पे है और प्रेशर, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, तो इसमें क्लॉकवाइज साइकिल जो है नेगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी याद रखना है, लेकिन अगर समझ पाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए आप किस विद्या को फॉलो करते हैं। तो पहला बात तो इस सवाल में सीधा सीधा पूछा जा सकता था कि एक साइकिल दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें कितना टोटल हीट दिए हैं या कितना टोटल वर्क हुआ है, तो निकाल लेंगे। वेरी इजी, बुतरू वाला सवाल नहीं पूछेगा, नीट में कभी भी पूछ सकता है, स्कूल में, जेईई मेंस में पूछ देगा तो भाग्य समझना अपना, बाकी आईआईटी में तो कभी नहीं पूछेगा। तो कैसे सवाल पूछेगा आईआईटी में? आईआईटी में या तो कोई ऐसा ग्राफ दे देगा जिस ग्राफ का एरिया आप जल्दी ना जानते हो, ठीक है, जैसे भी हम लोग देखेंगे या मैं दिखाई देता हूं। इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, इस क्वेश्चन में और भी पार्ट करेंगे अभी अगले बोर्ड पे। पहले इस क्वेश्चन का एक पार्ट ये था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा हुआ, इसमें क्या निकालना था? फाइंड क्यू टोटल और वर्क टोटल। तो ये हम लोग निकाल लिए, यहां तक आंसर यहां पे हम लोग का खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में और भी चीजें पूछी जा सकती है, जिसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले इस पॉइंट पे कि पीवी ग्राफ का जो साइकिल का एरिया होता है वो वर्क देता है, उसका साइन कैसे लिखते हैं, इस पे एक और चर्चा कर ले एक और सवाल के साथ। तो मान लीजिए मैं ये पीवी ग्राफ दे दूं आपको और ये ग्राफ ऐसा दे दिया जाए आपसे, इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलिप्स। तो क्या बोलते हैं? इलिप्स। ये जो वॉल्यूम है वो V1 है और ये जो वॉल्यूम है वो P2 है, ये जो प्रेशर है वो P1 है और ये जो प्रेशर है वो P2। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि फाइंड क्यू टोटल और वर्क टोटल, दोनों एक ही चीज है। साइक्लिक प्रोसेस में क्यू टोटल पूछा जाए, वर्क टोटल एक ही चीज है। तो यहां पे आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। इलिप्स का एरिया किसी को याद है? पाई ए बी। इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी। मतलब ये एरिया कितना होता है? पाई ए बी। अब ये ए क्या होता है और बी क्या होता है उसका हम जानना पड़ेगा हम लोग को। ए होता है कि जो सेंटर है उससे ये वाला लेंथ, उसको ए कहते हैं लोग, ठीक है। मैं ग्रीन से दिखा देता हूं। ये जो सेंटर है इलिप्स का, इससे ये वाला लेंथ जो है उसको ए कहते हैं और मैथमेटिकली इस ए का नाम है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इस पूरे लेंथ को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, 2a बोलते हैं, और इस लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए। अब ये ए का वैल्यू कितना होगा देखिए, पूरा ये लेंथ कितना है? v2 माइनस v1। ये लेंथ कितना है पूरा? तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1 बाय, अब बी पे चलिए, बहुत ज्यादा इसका स्प्लिट है यार, आज हम कहीं उलट ना जाए, ठीक है, बहुत इसका ये लग रहा है हमको। खैर, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? b। तो बताइए ये पूरा लेंथ कितना है? p2 माइनस p1, तो b कितना हो जाएगा? p2 माइनस p1 बाय, तो यही वर्क है। एरिया लिख दिए, यही क्या है? वर्क है। तो यही वर्क है, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? क्यू टोटल। और ये पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव? तो कैसा साइकिल है देखिए, पहले तो कैसा ग्राफ है? पीवी ग्राफ है, तो ये वाला रूल चलेगा और क्लॉकवाइज है, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल। बाकी आप इसको अगर नहीं याद रखते तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो जब ऐसे जा रहे थे तो इस
दौरान कितना वर्क हुआ, तो भाई ये वाला के नीचे का एरिया पूरा लिखेंगे, पूरा बड़ा सा, और वो वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ रहा था, ये वॉल्यूम V1 था, ये वॉल्यूम V2 है। जब इधर आए तो वॉल्यूम घटा और इसको एरिया नेगेटिव लिखेंगे, ये वर्क होगा। ठीक है, कॉशन ये रखना है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस देखे नहीं कि एरिया निकाल के वर्क लिख दिए हीट के बराबर, ऐसा नहीं करना है। पीवी साइकिल है तभी उसका एरिया वर्क होता है। मान लो यहाँ VT साइकिल दिया रहेगा या टीवी साइकिल, और उसका एरिया निकाल के तुरंत वर्क के बराबर मत कर देना करोगे, पीवी साइकिल का एरिया वर्क देता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? इसको पहले जल्दी से लिखो फिर आगे बात करेंगे। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं उस सवाल पे वापस आए थे। सवाल हम लोग का ये था कि एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, यानी ध्यान दीजिए सब लोग, एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ ऐसा है, वॉल्यूम V0, ये प्रेशर V0, ये पॉइंट A लिखे थे, ये B लिखे थे, फिर ये C, ये D, और ये वाला वॉल्यूम कितना है 2V0, और ये वाला प्रेशर कितना है 2V0। अब मैं इसमें टफ सवाल पूछता हूं, जो एडवांस में पूछेगा तो क्वेश्चन बस इतना लिखेगा कि n मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, n moles of monoatomic gas is taken through this process, is taken through this cyclic process, is taken through this cyclic process. Find efficiency of the cycle. eta से लिखते हैं, क्या बोलेगा? efficiency of the cycle. अब सबसे पहले तो हम लोग को ये वर्ड आज समझना चाहिए क्योंकि ये वर्ड बहुत बार मिलेगा, इफिशियंसी वर्ड, और इसका मीनिंग आज जान लीजिए क्योंकि बहुत चैप्टर में मिलेगा। इफिशियंसी का सीधा सीधा मतलब ये होता है आउटपुट बाय इनपुट। जैसे अगर मैंने आपको 10 सवाल होमवर्क में दिए तो ये इनपुट था, आप 8 सवाल बना के आए, ये आपका आउटपुट था। इफिशियंसी कितना? आउटपुट बाय इनपुट 8/10, 0.8 या उसी को 80% कहेंगे। परसेंट में लिखता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इफिशियंसी का सीधा सा मतलब क्या होता है? आउटपुट। हम लोग जो साइकिल का बात करते हैं, ये साइकिल कहां यूज होता है भाई? ये चीज का कहीं यूज तो होगा ही, कहां यूज होता है? तो हम लोग डिस्कस किए थे इंजन्स डिस्कस किए थे ना, तो इंजन्स में इसका यूज होता है, इंजन्स में इसका यूज होता है। और हम लोग इफिशियंसी को डिफाइन करते हैं इंजन्स में, जो भी वर्क आउटपुट हुआ, मतलब टोटल वर्क आउटपुट जो हुआ डिवाइडेड बाय हीट जो हम लोग सप्लाई किए, टोटल वर्क बाय हीट सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, क्यू टोटल नहीं है, क्यू कौन सा है? सप्लाइड वाला है, वर्क टोटल बाय क्यू सप्लाइड, ये लिखना है। क्यू टोटल क्यों नहीं लिखते हैं? पहला सवाल तो ये बनता है कि सर टोटल हीट क्यों नहीं लिखते? तो आप सोचिए, मान लीजिए आपका बाइक है, आप उसमें पेट्रोल जलाते हैं, पेट्रोल 1 लीटर जलाए और उससे वो कुछ काम लिया, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल जला तो उससे कुछ हीट रिलीज हुआ होगा, उसी को हम लोग हीट सप्लाई कहेंगे। वो मेरा इनपुट हुआ। क्या आप इसमें माइनस करेंगे कि जो एग्जॉस्ट से कुछ गर्म गैस बाहर निकल गया उसका हीट माइनस कर दो भाई? उसका हीट माइनस करते हैं क्या? क्यों करेंगे? इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? 1 लीटर पेट्रोल। ऐसा थोड़ी कि कहीं एग्जॉस्ट गैस तो बाहर निकल गया सिस्टम से तो उसको माइनस कर दीजिए, वो मेरा इनपुट नहीं है, कहोगे ऐसा? बात मेरी आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए क्यू सप्लाइड लिखते हैं, जो हीट रिजेक्ट हो गया उसका चर्चा नहीं करते, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है? टोटल वर्क बाय हीट सप्लाई। ये फॉर्मूला सबसे पहला हो गया। और ये कैसे आया है? तो आउटपुट बाय इनपुट से। आउटपुट ऊपर, आउटपुट क्या मिल रहा है? वर्क, और इनपुट क्या होता है? हीट सप्लाई। अब ये कहीं भी यूज हो सकता है, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, आगे वर्क फॉर एनर्जी में भी यूज होता है, कहीं भी यूज हो सकता है। जब भी एफिशिएंसी कहे मतलब आउटपुट बाय। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो अगर एफिशिएंसी पूछे तो वर्क टोटल तो एक ही लाइन में निकाल सकते हैं हम लोग, बोलो। वर्क टोटल तो एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। इसका क्या निकाल करके?
एरिया, और वो अभी हम लोग निकाले थे। वर्क टोटल कितना हो गया? P नॉट, मतलब न्यूमरेटर हम लोग को पता है, डिनोमिनेटर नहीं पता है। आप लोग बोलेंगे सर अभी तो बोले आप कि वर्क जितना होता है उतना ही हीट होता है। वो हीट क्या होता है? क्यू टोटल। लेकिन यहां क्या रखना है? क्यू सप्लाइड। मतलब जब तक हम लोग को क्यू सप्लाइड नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग नहीं बता सकते। तो चलिए क्यू सप्लाइड निकालते हैं। क्यू सप्लाइड अगर निकाल लें तुम्हारा काम बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ए से बी तक। ए से बी तक हम लिख रहे हैं प्रोसेस ए बी। प्रोसेस ए बी, प्रोसेस ए से बी में, प्रोसेस ए से बी को गौर से देखिए, ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की बातें याद कीजिए। इस प्रोसेस में डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता था? एनसीवी डेल्टा टी। और वर्क का क्या फॉर्मूला होता था? जीरो। इस प्रोसेस में कोई भी वर्क नहीं होता था, और जो हीट होता था वो डेल्टा यू के ही बराबर होता था, और फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी। तो एन को हम लोग एन ही लिख लिए। सीवी कौन सा गैस है? तो मोनो एटॉमिक गैस का सीवी इनटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी कैसे लिखेंगे? फाइनल टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर पीबी आप लिख सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर क्या लिखेंगे? यहाँ का प्रेशर 2p नॉट वॉल्यूम, तो 2p नॉट v नॉट बाय nr। और यहाँ क्या लिखेंगे? p नॉट v नॉट बाय nr। ये TA हो गया। तो देखो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? p नॉट v नॉट बाय डेल्टा टी है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ठीक है, तो देखिए nr से ये वाला nr कट गया, तो ये Q अब कितना आ गया? 3p नॉट v नॉट बाय 2। अब ये हीट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मतलब ये हीट सप्लाइड वाला है कि रिजेक्टेड वाला? सप्लाइड वाला। इसलिए हम इसको डब्बा बना के टिक कर दिए कि इसको हमको लिखना है। अगर ये हीट नेगेटिव आता मतलब वो कौन सा हीट होता? रिजेक्टेड होता। उसकी बात हम लोग नहीं करते। अच्छा, आगे चलिए। ये साइकिल B से C तक कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस B टू C। B टू C कैसा प्रोसेस? आइसोबेरिक प्रोसेस। और अगर ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, इसका क्या मतलब? इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसमें हीट का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? NCP डेल्टा टी। NCP डेल्टा टी। Cp का वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5r/2 इनटू डेल्टा टी। यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? तो Tc लिखेंगे 2p नॉट इनटू 2v नॉट, मतलब 4p नॉट v नॉट बाय nr। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कीजिए, कितना हो जाएगा? 2p नॉट v नॉट बाय nr। तो इस केस में देखिए फिर से nr से ये वाला nr कट गया, q का वैल्यू कितना आ गया? 2 से 2 भी कट गया, 5p नॉट v नॉट। और ये वाला भी पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। मतलब ये वाला केस में भी हीट सप्लाई हो रहा है, इसको भी काउंट करेंगे। आगे चलिए C से D। C से D, पहले D का टेम्परेचर लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2p नॉट v नॉट बाय nr। ठीक है, अब चलिए हम लोग लिख रहे हैं प्रोसेस C टू D। प्रोसेस C टू D कौन सा प्रोसेस? फिर से आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में जो हीट होता है वो NCV डेल्टा टी होता है। तो NCV का वैल्यू 3r/2 इनटू डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल, 2p नॉट v नॉट माइनस, तो नेगेटिव आएगा। तो लिख ही देते हैं, चलो एक बार लिख देते हैं। तो माइनस 2p नॉट v नॉट बाय nr। तो nr से ये nr कटा, 2 से 2 कटा, कितना हो गया? माइनस 3p नॉट v नॉट। मतलब इसको लेंगे क्या? तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने डब्बा नहीं बनाया, मतलब याद है हम लोग को, ध्यान दें कि इसको नहीं लेना है। फिर अगला चलिए प्रोसेस D2A। प्रोसेस D2A वापस से आइसोबेरिक, हीट डायरेक्ट लिख लेते हैं। NCP हो गया 5r/2 इनटू डेल्टा टी, p नॉट v नॉट बाय nr माइनस 2p नॉट v नॉट बाय nr। क्या होगा? मतलब इसको लेंगे नहीं लेंगे? nr कट गया, कितना हो गया? माइनस 5p नॉट v नॉट बाय। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इससे क्या सर सच में Q टोटल और वर्क टोटल बराबर होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। हाँ होता है, Q टोटल और वर्क टोटल सच में साइक्लिक प्रोसेस में बराबर होता है।
क्यू टोटल और वर्क टोटल। मैं क्यू सप्लाइड की बात नहीं कर रहा हूं, क्यू टोटल और वर्क टोटल। वर्क टोटल तो पता है हम लोग को, P0 V0 जो कि एरिया करके निकाले थे। क्यू टोटल कीजिए, ये 3/2 है, इसको आप 10/2 समझ सकते हैं। तो 3/2 और ये 10/2, 13/2 हो गया इनका एडिशन। इसको आप 6/2 समझ सकते हैं, 3 को समझ सकते हैं 6/2। और ये क्या है, तो 6 और 5 11/2। तो माइनस में 11/2 इधर, प्लस में 13/2, माइनस करेंगे तो 2/2, कट के 1 P0 V0। तो Q टोटल सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, W टोटल के बराबर। समझ गए? आप चाहते तो इसका सब प्रोसेस में डेल्टा U भी निकाल सकते थे, ऐसे निकालते ना, इसका तो डेल्टा U यही होता। इसमें डेल्टा U के लिए NCV डेल्टा T लिख दो तब फॉर्मूले, CV तो पता ही है, डेल्टा T तो निकालने सिखाया ही, इसमें भी लिखते, इसमें भी लिखते, सब में डेल्टा U करके निकालोगे तो टोटल डेल्टा U क्या आएगा, 0 आएगा। ये मैं कह रहा था कि एक भाग में डेल्टा U 0 ऐसा जरूरी नहीं है। A to B में, आर्यन एक दिन सवाल हमसे पूछा था, बड़ी परेशान किया, रात में 12 बजे, दाम्पत्य जीवन का सब जवानी का सुख तुम ले लो। 12 बजे कॉल कर करके परेशान कर रहा, कॉल नहीं करते, मतलब मैसेज करके, जो भी यार एक ही बात हुआ ना, हाँ इनफॉर्मल, जो परेशान कर रहा है क्या सर, ये तो साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में तो डेल्टा U 0 होता है, लेकिन A से B में कैसे डेल्टा U 0 है? साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 है, इसका मतलब डेल्टा U का कोई वैल्यू लिया हुआ था, वो वाला बोले, अभी बोले तो हमको समझ में आया। हाँ, कट कूट के सब, हाँ कट कूट के सब बराबर होता है, वही मैं कह सर रहा हूं। हमको लगा कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ अभी बता रहे हैं ऐसा कैसे हो गया। A से B में डेल्टा U होगा, A से B में डेल्टा U होगा, B से C में भी होगा, C से D में भी होगा, D to A में भी होगा, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो कट पुट के, समझ गए बात? तो अब क्या इस सवाल का आंसर मिल गया हम लोग को? इफिशियंसी कितना, वर्क टोटल जो कितना है P0 V0 बाय Q सप्लाइड, हीट सप्लाइड में इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 13/2 P0 V0। कटा, ये कितना हो गया, मतलब इस सिस्टम का इफिशियंसी 2/13 है। ठीक है, अगर परसेंटेज में लिखना चाहे तो आप 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले 2/13 की वैल्यू लिख लेते हैं, 0.20 में जाएगा 13 से एक बार में, फिर 70, 13×5 = 65, फिर 50, 13×3 = 39, फिर 110 और 13×8 से 104। तो अप्रोक्सीमेटली ये 8 उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 0.154 ले सकते हैं, और इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए 15.4%। तो आगे से किसी साइकिल का इफिशियंसी पूछेगा तो निकाल लेंगे। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कहीं भी यूज करना होगा तो यूज कर लेंगे, आउटपुट बाय इनपुट। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब देखो ये बात अभी मैंने कहा कि नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पूरा ऐसे ना पूछेगा, लेकिन ऐसे तो पूछा ही जा सकता है कि ये साइकिल दे दे और इसमें सब वैल्यूज दे दे और बोले कि इसमें जो टोटल हीट सप्लाइड है वो इतना है, डायरेक्ट ये वैल्यू दे दिया 13 P0 V0, बताइए एफिशिएंसी कितना। तो आपके लिए ये वाला काम आसान कर दिया क्वेश्चन ने, पहले दे दिया, और वर्क टोटल आप एरिया करके निकाल चुके हैं, यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है आसान करने के लिए। क्या इतनी बातें क्लियर है? अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में कुछ बात और पूछा जा सकता है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन वो टफ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, हम इसको देख करके डायग्राम बना रहे हैं। तो आपको लगेगा कि सर आप तो बहुत महान आदमी है, इतना महान आत्मा से हमको पहली बार भेंट हुआ है, ऐसा नहीं सोचना है, आप भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये आसान रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको चेक करने में आसानी होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पीवी ग्राफ दिया हो और आपसे टीवी ग्राफ पूछ दे, कौन सा ग्राफ पूछ दे, टीवी ग्राफ, तो वो कैसा होगा, अगर वो दिखाने कभी आ जाए तो कैसे दिखाएंगे? दो साइड वी ही लिख दिया, एक साइड टी कर दो यार। टीवी ग्राफ अगर पूछ दे तो ठीक, तो पूछ दे तो ऐसे मैं बता दूं पहले ऑप्शन में कैसे चेक करना है, एक बार मैंने बताया था पहले भी, फिर से बता दे रहा हूं। देखो ए से बी तक जो ग्राफ होगा, ए से बी तक कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसमें देखिए वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन दिखना चाहिए, दिखना चाहिए ना,
तो इसके परपेंडिकुलर जो जो ऑप्शन में दिखेगा देख लेंगे, उसमें वही हो सकता है। फिर B2C कैसा प्रोसेस है? आइसोबेरिक, इसमें प्रेशर व कांस्टेंट, इसमें क्या कांस्टेंट, लेकिन पूछा किसमें है? टेम्परेचर और वॉल्यूम में। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको कौन सा लॉ कहते हैं? चार्ल्स लॉ। इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मतलब BC वाला ग्राफ ऐसा होना चाहिए, फिर CD वाला ग्राफ ऐसा होना चाहिए वॉल्यूम के परपेंडिकुलर, फिर से DA वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। मतलब इन चारों का चेक करेंगे, जिसमें सेटिस्फाई करेगा उसको मार के निकल लेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा आपको लग सकता है कि सर महान आत्मा है, ऐसा नहीं फील करना है, आप लोग भी उतने ही महान हैं, खाली मेरी महानता को अपनी महानता मानते हुए समझिए। इसका जो टेम्परेचर है, इस वैल्यू को हम लोग T0 लिख ले तो कोई दिक्कत, मतलब P0 V0 बाय NR को हम लोग क्या लिख लिए, तो ये वाला हो गया 2T0, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया 2T0। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहां कहीं होगा T0, यहां कहीं होगा 2T0, और यहां कहीं होगा 4T0। और वॉल्यूम में तो V0 और 2V0 में ही काम चलाना है, तो ये हो गया V0 और ये वाला हो गया 2V0। ठीक है, अब देखिए A से B में कैसा प्रोसेस, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो A तो शुरू होगा यहीं से, A पर टेम्परेचर T0 है, वॉल्यूम V0 है, और B पर टेम्परेचर कितना है और वॉल्यूम, तो यही वाला है, ये रहा A दिखा दिए हम लोग। A क्या है? T0 V0, और B क्या है? 2T0 V0, तो यही होगा पॉइंट। तो A से B ग्राफ ऐसा होगा, कोई दिक्कत यहां तक? अब C जो है, C को देखिए, C पर टेम्परेचर कितना है? 4T0, और वॉल्यूम तो 2V0 4T0, यहां होगा कहीं, बोलो, ये हो गया C, तो B to C ऐसा लाइन होगा, और ये ग्राफ बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था, और इसका मतलब ये 2V0 कुछ यहां होगा। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं कैसे ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं। इसी तरह C से D में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और D का पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट 2T0 2V0, 2T0 2V0, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया D। तो C से D हम लोग ऐसे ही आ जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट, और D से A, तो A तो पता ही है, इसको मिला दिया सीधा सीधा। ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आप चाहे तो बना भी सकते हैं इसको देख करके, लेकिन अब वो सब्जेक्टिव एग्जाम रहा नहीं था कि आपको बनाना पड़े, ऑब्जेक्टिव में तो आपको खाली चेक करना है। लेकिन फिर भी एक ज्ञान होना चाहिए, अगर मान लो सब ग्राफ ही ऐसा ही दे दिया जाए तो कम से कम वैल्यूज देख करके तो आप पता करेंगे ना। आखिरी उपाय, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो ऐसा हो जाए तो आपको एक ज्ञान आना चाहिए। तो इस डायग्राम से इतने सवाल बन सकते हैं। क्या इतनी सवालों का बात क्लियर है? पक्का? तो फिर इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो मुझे एक लॉ पढ़ाना है, ये लॉ आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड एक लॉ है, और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और जहां आप अपने स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का कॉपी बनाते हैं, उसी कॉपी में ये सवाल भी लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। 3 नंबर का सवाल ये आपके स्कूल में आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। अब इसका स्टेटमेंट सुनिएगा। ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड एक लॉ है, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका जो फाइंडिंग्स है उस पे बेस्ड ये लॉ है। और ये लॉ कहता है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये वर्ड ध्यान में रखना है, और इस लॉ का याद तभी आना चाहिए जब ये वाला वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखे।
क्या दिखे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस फॉर 1 degree of freedom is half kT, where K क्या है? Boltzmann's constant, where K is Boltzmann's constant. K का वैल्यू कितना होता है? R by Na के बराबर, और इसका वैल्यू होता है 1.38 into 10 to the power minus 24 जूल पर केल्विन, जूल पर मोल नहीं, जूल पर केल्विन, इसका ऐसा यूनिट होता है। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है? and what is the meaning of absolute temperature? Temperature in ठीक, ये तो लॉ है, इसका ये स्टेटमेंट है, इसको जरा समझते हैं। ये लॉ कहता है कि अगर गैस का एक मॉलिक्यूल को देखा जाए, तो उस एक मॉलिक्यूल के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, पर मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम का बात करें तो कितना होगा? हाफ kT। तो हम लोग ये चुकी लिख दिए, ये चुकी होता है, दो आंख है वो नाक, सिंस है ना, चुकी इसलिए, हेंस है ना, एगो नाक और ये क्या है? दो कान, ठीक है। तो क्योंकि एक गैस मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ kT, इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक गैस मॉलिक्यूल का f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होगा? F/2 kT। कितना होगा? F/2 kT। और इस वैल्यू को ही हम लोग, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल का, इसी को उसका इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। इसी को उसका, ये जो इंटरनल एनर्जी है इसी के लिए आता है। तो ये U क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक। अब जरा देखिए, क्या मैं लिखूं? F/2 kT इज इक्वल्स टू U। तो अगर दोनों साइड डेल्टा ले ले, मतलब चेंज, अगर ये कहे कि T1 टेम्परेचर पे U1 है, T2 टेम्परेचर पे U2 है, तो माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? F/2 into K into delta T is equals to delta U। एक स्टेप पूरा के लिखे हम, लिख के दिखा वो, तो ये लिख दिए F/2, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि कितना होता है? R/Na into delta T, डेल्टा U का फॉर्मूला NCV delta T। तो इधर में से डेल्टा T से डेल्टा T निपट गया, ठीक है। ये हो गया F/2 into R/Na is equals to, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि यहाँ 1 है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये होता है ना फॉर्मूला, इनटू CV। तो देखिए यहाँ से Na से ये Na निपट गया, देयरफॉर CV का वैल्यू कितना आ गया? Fr/2। याद करो, बहुत दिन पहले, सदियों पहले हमने अपने डेस्टिनी विद क्या था, एक था ना, हाँ, टेस्ट विद डेस्टिनी किया था कि एक समय हम लोग CV का फॉर्मूला प्रूव करेंगे, Fr/2 होता है। आज वो दिन आ गया है ना। सदियों पुराने जो हमने अपने किस्मत से एक बाजी लगाई थी कि CV का फॉर्मूला Fr/2, आज याद रखो, किसी दिन प्रूव करके दिखाएंगे, आज वही दिन था। तो ये प्रूफ आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आया 3 नंबर का, एक लिख दीजिएगा। हमारे एग्जाम के लिए बस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ दे तो कितना होगा? हाफ kT। कभी कभी पूछेगा बताइए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से कितना होगा, तो ट्रांसलेशन सबके पास 3 होता है, तो कितना लिख दोगे? 3/2 kT। सिर्फ पूछेगा सिर्फ रोटेशनल की वजह से बताइए, तो जिसका जितना रोटेशनल होता है उतना लिख देना। पूछेगा टोटल, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां लिख देना, ठीक। इसको देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक टॉपिक हम लोग और चर्चा करते हैं। इस टॉपिक के बारे में ज्यादा चर्चा आपको केमिस्ट्री में करना है,
यहां पे बस एक थोड़ा सा बात जानने के लिए हम लोग इस टॉपिक को चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम है एंट्रोपी। क्या नाम है? एंट्रोपी को हम लोग एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस से। और इसको पढ़ते हैं डिग्री ऑफ, इसका डेफिनेशन होता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या सिस्टम। किसी सिस्टम का जो डिग्री ऑफ रेंडमनेस है उसके मेजरमेंट को एंट्रोपी कहते हैं। आसान भाषा में आप ये समझें कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ये रैंडम मोशन जो है ये कितना ज्यादा रैंडम है, इसके मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है तो ऐसा हो सकता है कि कोई गैस में कोई मॉलिक्यूल सीधा चल रहा है, फिर पीछे आ रहा है, एकदम ये मोशन रैंडम नहीं हुआ, इसका डायरेक्शन फिक्स है। कि अब हो सकता है एक मॉलिक्यूल है वो पहले इधर जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर इधर जाता है। ये भी रैंडम नहीं हुआ क्योंकि इसका फिक्स्ड पाथ बता सकते हैं हम लोग। कितना रैंडमनेस है वो ज्यादा, उसके मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्रोपी बोलते हैं। फिजिक्स में हम लोग को 2-3 बात इसके बारे में जान के रखना है। पहला बात कि एंट्रोपी नहीं मेजर करते हम लोग, हमेशा एंट्रोपी चेंज मेजर करते हैं। और एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस का डेफिनेशन होता है इंटीग्रेशन dq by t। क्या होता है इंटीग्रेशन? dq by t। इंटीग्रेशन dq by t। तो यहां पे 2-3 बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट का हो गया। सबसे पहले ये डेल्टा एस क्या है? ये है चेंज इन एंट्रोपी। कभी एंट्रोपी मत बोल देना, चेंज इन एंट्रोपी। dq क्या है? छोटा अमाउंट ऑफ हीट। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। अगर एंट्रोपी चेंज का आपसे कोई भी ऐसा यूनिट पूछ दे तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो देखिए हीट का होता है जूल और नीचे केल्विन, तो जूल पर केल्विन। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इसी बात को अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, इंटीग्रेशन को इधर भेज देंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो लिखेंगे ds इज इक्वल्स टू dq by t। लिखेंगे इसको इधर भेज देते, लिखेंगे t ds इज इक्वल्स टू dq। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे वापस से, लिखेंगे इंटीग्रेशन t ds इज इक्वल्स टू q। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है समझिए। यहां पे T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको अगर हम लोग पढ़े, क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन का मतलब आपको बताया गया था एरिया। क्या बताया गया था? सो एरिया ऑफ टीएस ग्राफ, एरिया ऑफ विथ कौन सा एक्सिस? एस एक्सिस गिव्स हीट, गिव्स हीट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका इस्तेमाल आपको फंसाने के लिए किया जा सकता है। जैसे आप कैसे फंसेंगे? एक सवाल हम पूछ के आपको फंसाने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग होशियार हैं, फंसेंगे नहीं। आज नहीं फंसेंगे। जब ये खत्म हो जाता है सीरीज पूरा, जब चैप्टर खत्म हो जाता है 2-3 महीना बाद आप फंस जाते हैं, भुला जाते हैं, भुला के फंसते हैं। अभी थोड़ी फंसेंगे, अभी तो आपको याद रहेगा ये कौन सा ग्राफ? टीएस ग्राफ। और अगर हम ये ग्राफ ऐसा दे दें, ये वैल्यू देखिए S0 है, ये वैल्यू T0 है, ये ऐसा और ये ऐसा। चलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा कर देते हैं। हम बोले देखिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ABCD, और बताइए इस साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हीट कितना होगा? इस साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हीट कितना होगा? जितना टोटल हीट होगा उतना ही टोटल वर्क भी होगा, होगा ना जी? अगर आप पूछे बताइए Q टोटल या फिर वर्क टोटल, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में तो Q टोटल और वर्क टोटल सेम ही होता है। इस प्रोसेस में कितना? तो आपको याद आएगा, अरे सर बोले थे कि Q टोटल और वर्क टोटल एरिया करके ना पीवी ग्राफ में खाली निकालते हैं। तो ये तो पीवी ग्राफ है नहीं, भुला जाओगे। लेकिन अभी हम लोग देखें कि Q जो होता है वो इंटीग्रेशन
टीएस के बराबर होता है। मतलब टीएस ग्राफ का भी एरिया जो होता है साइक्लिक का एरिया वो क्या देता है, वर्क देता है। उसमें वर्क टोटल निकालना हो ऐसा क्या ले लेंगे, एरिया। क्या ले लेंगे इसका, एरिया। लीजिए एरिया तो कितना हो जाएगा भाई, 2s0 हो गया और ये 2t0 मान लो, तो एरिया कितना हो जाएगा s0 इंटू। अब यहाँ फिर से साइन कन्वेंशन का बात होगा, फिर से यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बात होगा। उसमें तो आपको सोचना पड़ेगा कब साइन कन्वेंशन में कैसा है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ और डेटा यहाँ देना पड़ेगा। उसके लिए कुछ और डेटा यहाँ दिया रहेगा, जैसे हम लोग बता कर सकते हैं कि B से C में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि इस ग्राफ में बहुत बातें नहीं दी गई है। मैंने सीधा यहाँ पे बता दिया है कि टीएस ग्राफ है, कुछ और बात देना होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें B से C, अगर हम लोग बात करें B से C, तो ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। टेम्परेचर कांस्टेंट एक ऐसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, जब वॉल्यूम बढ़े। कब निगेटिव होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो वो सारी बातें अगर दी जाए तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्ट साइन भी बता सकते हैं। मोटा मोटी ये बात ध्यान में रखेंगे कि टीएस ग्राफ का एरिया एस एक्सिस के साथ क्या देता है, हीट देता है। हम लोग को एक बात और डिस्कस करना है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। हालांकि इसके बारे में ज्यादा चर्चा हम लोग कैलोरीमेट्री में करते हैं, लेकिन यहां पे भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एन अवस्थी ने फंसाया है और सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में भी एक बार आ गया था। सेम क्वेश्चन पहले केमिस्ट्री में भी आ चुका था, जेईई मेंस के फिजिक्स में आ गया था, एन अवस्थी में दिया हुआ जो कि केमिस्ट्री का बुक है। तो इन सब चीजों का लिंक कुछ कुछ कॉमन हो जाता है। कई बार आपको कोई केमिस्ट्री का चीज फिजिक्स में मिल जाएगा, हालांकि वो फिजिक्स में होना चाहिए तभी दिया जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी जान करके भी दे दिया जाता है कि फिजिक्स वाले मास्टर साहब से नहीं बने, ठीक है, वो टेंशन में आ जाए। ठीक है, बच्चा लोग को लगता है फिजिक्स वाले मास्टर साहब तो बते हुए नहीं किए थे, तो हो सकता है केमिस्ट्री वाले फैकल्टी आपको बताएंगे, लेकिन ये चीज फिजिक्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, उसको हम लोग एस से लिखते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी किससे लिखते थे, तो अगर आपको याद हो तो हम लोग हीट का फॉर्म लिखते थे एनसी डेल्टा टी, और डिफाइन किए थे कि जब मोल 1 हो जाए और डेल्टा टी 1 हो जाए तब जो हीट चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया गया है कि Q इक्वल्स टू लिखिए ms डेल्टा टी। अगर m का वैल्यू 1 हो जाए और डेल्टा टी भी 1 हो जाए तो Q का वैल्यू किसके बराबर, मतलब 1 kg किसी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या था, 1 मोल सब्सटेंस को जो हीट चाहिए होता था, 1 मोल सब्सटेंस को जो हीट चाहिए होता था 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, उसको क्या बोलते थे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे दोनों में एक रिलेशन है, वो रिलेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो दोनों का अगर हीट को सेम मान लिया जाए तो Q इज इक्वल्स टू mh डेल्टा टी इज इक्वल्स टू nc डेल्टा टी, डेल्टा टी कट गया, m into s इज इक्वल्स टू n क्या है, n होता है गिवन मास बाय, तो mm कटा, s कितना हो गया c बाय m, s कितना हो गया c बाय m। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक बार जो जेईई मेंस में सवाल पूछा था, जो एन अवस्थी में भी है, जेईई मेंस 2016 या 17 में पूछा था, आप लोग देख लीजिएगा आपके आर्काइव में 16 या 17 में पूछा था। सवाल ये लिखा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज at constant pressure and volume for hydrogen and nitrogen are Cp and Cv. If Cp minus Cv is equals to A for hydrogen and Cp minus Cv is equals to B for nitrogen, then find relation between A and B। ठीक है, और 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि A is equals to B, दूसरा ऑप्शन था A is equals to 14B,
तीसरा ऑप्शन था A इज इक्वल्स टू B बाय 14 और D था ऑल ऑफ दिस। तो कुछ लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े और देखे कि Cp माइनस Cv तो R होता है। Cp माइनस Cv क्या होता है? और वो किसी गैस पर थोड़ी डिपेंड करता है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, तो A का वैल्यू भी कितना, और यहां भी Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, तो B का वैल्यू कितना, तो A इज इक्वल्स टू ऑप्शन A सही। नहीं, कुछ गलती कर रहे हैं हम क्या? क्या गलती कर रहे हैं? अच्छा ऐसा, तो ये जो CpCv था ये नॉर्मल CpCv नहीं है। क्वेश्चन में लिख दिया कि क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसको हम C से लिख रहे हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेडिशनल सिंबल है कभी कभी उसको चेंज करके उल्लू बनाया जाता है, तो उल्लू नहीं ना बनेंगे आप लोग। ठीक है, होशियार है आप लोग। तो मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ऐसा लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है Cp नहीं है, वो क्या लिखा है, Sp माइनस Sv इज इक्वल्स टू A। ये समझ में आ रहा है? Sp Sv है और S क्या होता है, C बाय M। तो Sp को क्या लिख सकते हैं, Cp बाय M माइनस Cv बाय M इज इक्वल्स टू A। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू Ma, और उसे ही किसके बराबर, क्योंकि Cp माइनस Cv तो R होता ही है। तो इसका मतलब A का वैल्यू कितना हो गया, R बाय M, और ये किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए, तो A का वैल्यू कितना हो जाता, R बाय 2। सिमिलरली B का वैल्यू कितना हो जाता, R बाय 28। तो A और B में क्या रिलेशन होता है, डिवाइड कर दीजिए, तो A बाय B इज इक्वल्स टू 14। तो A इज इक्वल्स टू 14 है ना। कैसे सवाल को घुमाया गया था, समझ में आया? इंट्रोपी में दो बात और लिखनी है मुझे, पहले आप इतना लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोपी चेंज में हम लोग को एक एग्जांपल पढ़ना है, और वो एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर। एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये एचसी वर्मा का एक बहुत फेमस सवाल है। इसको मैं एज ए थ्योरी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि जब वाटर बॉयल होता है तब उसका एंट्रोपी चेंज कितना होता है। तो मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, वाटर है। और इस वाटर को हीट किया जा रहा है। इस वाटर का मास मान लीजिए m kg है और इनिशियली एट टेम्परेचर T1 है। ध्यान रहे, टेम्परेचर T1 जो भी होगा उसको आप किसमें लिख लीजिएगा, केल्विन में, क्योंकि एंट्रोपी में टेम्परेचर केल्विन में लिखना होता है। एक बात और, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का डेटा हम लोग को याद रहता है, और कितना होता है ये, 4200 जूल पर केजी केल्विन। कितना होता है, 4200 जूल पर केजी केल्विन, ये डेटा याद रखना है। कैसे को हम लोग लिख सकते हैं, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। तो एक ही होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, दोनों बराबर है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ये कैलोरीमेट्री में बहुत यूज पड़ता है, कैलोरीमेट्री में आप देखे भी होंगे। मास m है, टेम्परेचर कितना है, T1। तो अगर हम लोग लिखे इसको हीट दिए और इसका टेम्परेचर T1 से चेंज हो गया, कितना हो गया, T2। टेम्परेचर इसका T1 से चेंज हो गया, क्या हो गया, T2। तो बताइए कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, डेल्टा S आपसे पूछा जाएगा। हम लोग जानते हैं, अभी भी लिखे कि डेल्टा S क्या होता है, इंटीग्रेशन dq बाय t। और हम लोग लिखे q इज इक्वल्स टू क्या होता है, ms डेल्टा t। q इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो dq क्या लिख लेंगे, ms dt, ms बाय t। कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे, T1 से, तो डेल्टा S कितना हो जाएगा, ms कांस्टेंट है बाहर, बचा क्या, इंटीग्रेशन dt बाय t। बोलो dt बाय t का इंटीग्रेशन ln t, ln t। और कहां से कहां लिमिट पुट करेंगे इसमें, T1 से T2। तो पहले T2 पुट करेंगे तो ln T2 माइनस ln, जो कि क्या हो जाता है, ln। देयरफॉर डेल्टा S क्या हो जाएगा, m into s into ln T2 by T1। और ध्यान रखना है कि टेम्परेचर किसमें पुट करना है, केल्विन में। यहाँ रेशियो है, यह टेम्परेचर शुड बी इन अब जब हम लोग इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है क्लॉजियस।
और क्लॉजियस ने इस एंट्रोपी के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत सारा स्टडी किया, तो हम लोग सब बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन वो सारी बात यहाँ कहीं भी नहीं पढ़ना, हम लोग के सिलेबस में कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है। फिर सर इसका चर्चा काहे कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि n अवस्थी में एक ठो सवाल है, एक ठो सवाल है और पूछा है कि इनमें से कौन सा क्लॉजियस इनइक्वालिटी है। क्लॉजियस इनइक्वालिटी, ये सब बुक वालों का बुक बेचने का एक तरीका होता है। ये सब क्या है? बुक बेचने का एक वो जान करके एक सवाल ऐसा उठा के देंगे जो किसी को नहीं पता हो, तब ना तुम्हारा फ्रेंड तुमसे पूछने आएगा, अरे भाई ये बताओ, अरे ये तो सर नहीं बताए थे, अच्छा ये भी होता है, वो तेरी ये तो पता ही नहीं था, ये बुक तो वेरी गुड, ये वाला बुक ही बनाएंगे। तो बच्चा 10 क्वेश्चन एचसीवी का बनाया, फिर 10 क्वेश्चन एन अवस्थी, अच्छा सॉरी अलग अलग सब्जेक्ट बोल लिए, पहले 10 क्वेश्चन फिजिकल में और कौन सा बुक होता है? आरसी मुखर्जी, आरसीएम का 10 क्वेश्चन बना लिया, 10 क्वेश्चन एन अवस्थी बना लिया, 10 क्वेश्चन बालाजी मतलब और कोई पब्लिकेशन का बना लिया, और सिलेक्शन किसी में नहीं होता। 10-10 क्वेश्चन आप किसी बुक का बनाइएगा या आधा तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक बुक पकड़िए, उसका जब A to Z एक चैप्टर का सारा क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद आप दूसरे बुक का उसी चैप्टर क्वेश्चन बना सकते हैं, तब वो अलाउड है। लेकिन आधा इसका आधा उसका से कोई फायदा नहीं, ठीक। और मेरा ये पूरा दावा है कि अगर एक बुक का आप एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर का बना लेते जो हमारे सिलेबस में है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, तो क्लॉजियस इनइक्वालिटी बस याद रखना है क्या होता है। ये होता है dq by t का इंटीग्रेशन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। ये क्या दिखा रहा है? साइक्लिक प्रोसेस। ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0, और इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉजियस इनइक्वालिटी। अगर मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लॉजियस इनइक्वालिटी, तो इंटीग्रेशन dq by t इन अ क्लोज्ड साइकिल इज लेस देन इक्वल टू 0। बस इतना मान दीजिएगा। बाकी का जिनको क्लॉजियस इनइक्वालिटी के बारे में और पढ़ना हो, तो वो आगे चल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर और कुछ नहीं, मैकेनिकल में ही पढ़ मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करके पढ़ सकते हैं। इसको लिखिए फिर आगे बढ़िए। नहीं लिख रहे आप लोग? चलिए, तो अगला पॉइंट जो हम लोग को डिस्कस करना है, ये पॉइंट भी स्कूल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिछला पॉइंट जो एंट्रोपी वाला डिस्कस किया वो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। तो पिछली जितनी बातें थी, उसके पहले जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिस्कस किए वो हमारे स्कूल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके पहले जो साइक्लिक प्रोसेस डिस्कस की वो ज्यादातर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये हमारे स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में 5 नंबर का ही सवाल आएगा विथ ए स्कीमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। और आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि ये स्कूल के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना क्वेश्चन बनाए, बहुत कहीं कहीं मिला होगा, ये सब कहीं कहीं मिला होगा। इतना क्वेश्चन बनाने कहीं मिला था नहीं ना, तो आप लोग सोच रहे अच्छा ये भी था इसमें, तो मतलब इसलिए इसका इंपॉर्टेंस पाया जाता है। लेकिन कभी क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है, इसलिए मैं जितनी बातें हैं सारी बातें बता देता हूँ, कोई चीज छोड़ता नहीं हूँ। क्लॉजियस इनइक्वालिटी बता देता हूँ कि कल को आप एन अवस्थी बनाए तो वहां टिक करके निकल जाए, फिर दिमाग नहीं लगाए अच्छा ये क्या होता है पता नहीं, अब सर को परेशान कर रहे हैं केमिस्ट्री वाले फैकल्टी को, बोलेंगे फिजिक्स वाले के पास जाओ, हो सकता है फिजिक्स में पढ़ना हो, फिजिक्स वाले परेशान, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर क्या होता है? हीट इंजन के बारे में मैंने बेसिक बातें आपको एक दिन पढ़ाई थी, पूरा का पूरा याद है आपको, बहुत डिटेल में, ठीक है। उसका कोई महत्व नहीं था, खाली नॉलेज के लिए था वो। आज हम लोग महत्व वाइज बात करें स्कूल के एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है। तो हीट इंजन में मैं यहां बनाऊंगा और रेफ्रिजरेटर हम लोग यहां बनाएंगे। आप लोग रेफ्रिजरेटर देखे हैं पक्का सब लोग? फ्रिज, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, अंग्रेजी ज्यादा अच्छा होने के लिए रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, आम भाषा में फ्रिज, वही एक ही चीज है। और हीट इंजन देखे हैं? हीट इंजन देखे ना, पेट्रोल इंजन गाड़ी का हीट इंजन। तो हीट इंजन का स्कीमेटिक डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। उस दिन हम बनाए थे एक डायग्राम, वो भी स्कीमेटिक डायग्राम ही था, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड स्कीमेटिक डायग्राम था, उतना डिटेल्ड नहीं। अब क्लास 11 का बच्चा को आप कितना ही पढ़ाइएगा। तो स्कूल में कैसे बनाया जाता है? तो ये मान लीजिए एक सोर्स है, ये क्या है? एक, जब भी हम सोर्स कहें तो आपको हीट इंजन में क्या याद होना चाहिए? अच्छा वो जो इंजन था ना जिसमें पेट्रोल जलता था, तो इंजन का पूरा माइंड में आना चाहिए। वो इंजन है
इधर से पेट्रोल आएगा, इधर से स्पार्क प्लग से पेट्रोल ब्लास्ट होगा, मतलब एनर्जी मिलेगा और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए सोर्स को हम लोग बोलते हैं हॉट रिजर्वॉयर। क्या बोलते हैं? हॉट रिजर्वॉयर। ठीक, इसके टेम्परेचर को हम लोग T1 लिखेंगे। अच्छा एक बात और, केमिस्ट्री वाले बुक में कहीं पर भी हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का चर्चा नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं गेम क्या है? आप लोग होशियार हैं, आप लोग का थिंकिंग कैपेसिटी बाकी बच्चों से अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में बुक देखे तो सब बुक अच्छा है ना, जो दोस्त बना रहा है वही वाला बुक अच्छा, सब बुक अच्छा है, मैं किसी बुक का बुराई नहीं करता हूं, लेकिन ये सब कांड बहुत होता है, खास करके थर्मो और केटीजी। तो एक सोर्स है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग इसमें? हॉट रिजर्वॉयर। सोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हीट सप्लाई करता है, ये हीट क्या करता है? सप्लाई करता है। इसको हम लोग QS या Q1 लिख सकते हैं। किसको हीट सप्लाई करता है? तो एक वर्किंग सब्सटेंस को। आपको ये सब वर्ड सुन सुन के अजूबा नहीं लगना चाहिए, चाइनीज टाइप फीलिंग नहीं होना चाहिए। वर्किंग सब्सटेंस हीट इंजन में किसको बोलते हैं? तो आपको याद ना चाहिए। अच्छा, वो जो पेट्रोलवा जलता था ना, तो जो एग्जॉस्ट गैस होता था, पिस्टन पे जो फोर्स लगाता था वही वर्किंग गैस था, वही काम कर रहा था। तो वर्किंग गैस कौन है? एग्जॉस्ट गैस, पिस्टन नहीं, एग्जॉस्ट गैस, जो कि पिस्टन पे फोर्स लगाता था और फोर्स लगा के क्या करता था? वर्क करता था। फोर्स लगा क्या करता था? और फिर साइलेंसर से कुछ हीट क्या हो जाता था? बाहर निकल जाता था, जिसको हम लोग Q2 या Q रिजेक्टेड कहते हैं। और कहां बाहर निकलता था? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर के लिए यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में वर्ड होता है सिंक। जब भी हम सिंक कहें तो आपको क्या समझना है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखो कि साइलेंसर के नीचे को बेसिन लगा के घूमते हम लोग, सिंक का मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है, और सिंक जो होगा इस केस में, इसके टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पे होगा कि ज्यादा? जितना इंजन का टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है, कम होता है? कम होता है ना। तो इसका टेम्परेचर T2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड रिजर्वॉयर। आपको ये नोमेनक्लेचर समझ में आना चाहिए कि इसको कोल्ड क्यों कह रहे हैं, इसको सिंक क्यों कह रहे हैं, इसको सोर्स क्यों कह रहे हैं, इसको हॉट क्यों कह रहे हैं, रटना नहीं है। समझ गए? अच्छा, कोई ऐसा पेट्रोल इंजन या गाड़ी देखियो जिसमें साइलेंसर ना हो, मतलब जिसमें एग्जॉस्ट गैस ना निकले, धुआं ना निकले? इलेक्ट्रिक, तो उसको हीट इंजन कहेंगे ना, इलेक्ट्रिक वाला मत बोल देना। कोई देखियो, सब में तो धुआं निकलेगा ही, कम बेसी हो सकता है। अच्छा, वो जो एग्जॉस्ट पाइप होता है, कोई ऐसा जिसमें हो उसको छुए तो एकदम बर्फ जैसा फीलिंग आए? क्या होता है? बहुत गर्म होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होता ही होता है। तो आपको सोचने का नहीं लगता है कि ऐसा हो ही ना, ऐसा हो ही ना, क्यों ये हीट रिजेक्ट हो रही? तो फालतू हीट है, इसको तो बर्बाद हो रहा है, ऐसा कुछ यूज कर लेते। तो बहुत सारा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग। तो जो साइलेंसर उसमें कोई छोटा टरबाइन लगा देते हैं, घूमता है, उससे भी बिजली पैदा कर लेते हैं, बहुत यूज करते हैं। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोग स्टडी कर करके थक गए, परेशान हो गए, और अंत में उन्होंने कह दिया कि देखो भाई, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन एनी हीट इंजन विच whose sole responsibility is to convert entire heat into work. Some heat will always be rejected. Some heat will be always rejected. उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं, खत्म कर ही नहीं पा रहे। हालांकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, इसको हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक्स में इंजीनियरिंग में पढ़े हैं। लेकिन आपको बस इसका याद रखना है कि हीट इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता। 100% का मतलब सारा का सारा हीट को किसमें कन्वर्ट कर देता? वर्क में। अच्छा, अभी जैसे कहूं कि एफिशिएंसी हीट इंजन का, तो आप क्या समझेंगे? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो आपको एफिशिएंसी वर्ड का यूज करने समझ में आ गया? एफिशिएंसी ईटा क्या लिखोगे यहां पे? आउटपुट क्या है इसमें? आउटपुट क्या है? हीट रिजेक्टेड क्या है? वर्क। और इनपुट क्या है? हीट सप्लाई, ये QS, जिसको हम लोग Q1 भी कर सकते हैं। दोनों में से जो लिखने का मन करे। ठीक है, तो क्या एफिशिएंसी 100% हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 कब होता है? जब Q1 सारा का सारा W में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अगर हम लोग इसके लिए एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखें, तो इस वर्किंग सब्सटेंस के पास कितना एनर्जी आया? Q1, और कितना एनर्जी गया? तो W कन्वर्ट हो गया प्लस Q2। आज आपको पता चला है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ झोल है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ झोल है, गड़बड़ी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जो सॉरी एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, क्या है? थ्योरेटिकल लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक थ्योरेटिकल लॉ है, थ्योरी में पढ़ने समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल लॉ है। सही में जब डिजाइन करके देखा गया तो क्या क्या कष्ट हुआ उसको मानते हुए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि जब Q होता है वो किसके बराबर होता है? W प्लस डेल्टा U। तो अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा U 0 हो जाए तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? और इस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। उसका हीट और वर्क सब निकाले भी थे, बोलो। मतलब सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। ये थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली करके देखे तो ऐसा हुआ? सारा का सारा हीट कहाँ वर्क में कन्वर्ट हुआ, है ना? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन है कि प्रैक्टिकलिटी में सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिजेक्ट होता ही है। और इसको स्टडी करने में दो साइंटिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एक का नाम था केल्विन और एक का नाम था प्लैंक। और उन दोनों में ने एक मिलकर एक स्टेटमेंट दिया जिसको हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट कहते हैं। और उसको स्टेटमेंट का नाम दिया गया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। हम लोग यहां क्या लिख रहे हैं? सेकंड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट किसने दिया? केल्विन और प्लैंक ने मिलकर। केल्विन और प्लैंक ने हीट इंजन के ऊपर बहुत स्टडी की है, इसको हम लोग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है। एक केल्विन और प्लैंक ने कहा हीट इंजन के ऊपर स्टडी करके, खूब स्टडी किए बेचारे, और बोले कि भाई हम करके थक गए और पता किए कि ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि सारा का सारा हीट को किसमें कन्वर्ट कर सके? वर्क में। तो क्या लिखे उन्होंने? इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन whose sole responsibility is to convert entire heat into work, ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते जो कि सोल मतलब होता है पूरा का पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हेंस efficiency of heat engine can never be 1 या फिर 100%, can never be 100%। अब जैसे ही केल्विन प्लैंक की बात बोले, जैसे हम भी आपको बोले होंगे तो आप लोग को मन में लगा सर ये सब थोड़ी हम लोग करके बनाएंगे दिखाएंगे। तो ऐसे ही इंजीनियरिंग समुदाय से बहुत लोग खड़े हो गए, ऐसा कैसे हो सकता, हम लोग सब लोग मिलकर डिजाइन करेंगे, ऐसे कैसे नहीं डिजाइन कर सकते। तो उसके ऊपर बहुत विद्रोह हुआ, बहुत लोग रिसर्च किए और थक के सब लोग हार के फिर एक कार्नोट भाई साहब थे, बोले देखो अब तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। कार्नोट एक आगे देखो हम एक इंजन बना रहे हैं, वो हाइपोथेटिकल इंजन होगा, वो बना नहीं सकते हैं, खाली सोच सकते हैं, मनगढ़ंत बात बता रहे हैं। ठीक है, कैसा इंजन? हाइपोथेटिकल, उसको बोलेंगे आइडियल हीट इंजन। क्या कहेंगे? और उसका इफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सब से उसका इफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। तो लोग पढ़े कि फिर ऐसा पढ़ के क्या फायदा। तो फिर एक बात समझ में आया, अच्छा ऐसा पढ़ के औकात पता चलेगा हम लोग को। क्या पता चलेगा? औकात। क्या औकात पता चलेगा? मान लीजिए हम लोग एक हीट इंजन डिजाइन किए और उसका इफिशिएंसी आया 30%। कितना आया? 30%। सुन के आप लोग को बुरा लग रहा होगा, लोग सब 95% लेके आए 10th में, तो आप लोग को बुरा लगता होगा 30% तो ठीक क्या इफिशिएंसी। इंजन के दुनिया में ये सब बहुत बड़ा इफिशिएंसी होता है, 30% 32% बहुत बड़ा इफिशिएंसी होता है। तो मान लीजिए एक हीट इंजन का इफिशिएंसी T1 T2 के बीच कितना आया? 30%। और इसी T1 T2 के वैल्यू के लिए अगर कार्नोट इंजन बनाया जाता, क्योंकि नहीं बनाया जा सकता है, तो उसका इफिशिएंसी आता 50%। कितना आता? 50%। इसका मतलब कि अभी 32% है, मैक्सिमम कितना हो सकता है?
50%, मतलब 18% इंप्रूवमेंट का चांस है, 18% इंप्रूवमेंट का चांस है। लेकिन मान लो कार्नोट इंजन सेम 2 टेम्परेचर के लिए बनाया जा सकता था 33% इफिशियंसी का, तो उसका मतलब जो हम लोग इंजन बनाए हैं वो बहुत अच्छा इफिशियंट है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अगर हम पूछे कि बताओ मेरे पास 2 इंजन हैं, एक का इफिशियंसी 30%, एक का 50%, कौन ज्यादा अच्छा इंजन? लोग मूर्ख वाला बात कर रहे हैं, नहीं बता सकते। उसके लिए तो हमको पता करना पड़ेगा, अच्छा सेम 2 टेम्परेचर के लिए कितना मैक्सिमम हो सकता था। अब मान लो सेम 2 टेम्परेचर के लिए पहले वाले का मैक्सिमम 33% ही हो सकता था और 32 का बना चुके हैं, और दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम 80% हो सकता था, 50% का बना है। अब बताओ कौन अच्छा? पहला वाला है ना। मतलब ये उस रेंज पे डिपेंड करेगा, उस औकात पे डिपेंड करेगा जो हमें कौन बताएगा? कार्नोट इंजन, जो कि हमारा अगला टॉपिक हो। पहले आपको हीट इंजन समझ में आ गया। अगर आपसे कोई हीट इंजन का डेफिनेशन पूछ दे, व्हाट इज हीट इंजन, तो बेसिक बचपन में भी डेफिनेशन ये पढ़े होंगे, इट इज अ डिवाइस which converts heat into work। कितनी बातें क्लियर है? अब हीट इंजन का ही उल्टा को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। हीट इंजन का ही उल्टा क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। पहले आप लोग ये फील करें कि हाँ हीट इंजन के उल्टा को रेफ्रिजरेटर कहते हैं, लेकिन इतना फीलिंग तो हो जाता है ना, आगे बात करेंगे। हीट इंजन में आप क्या करते थे? पेट्रोल डाले, वो जला, मतलब एनर्जी दिए और उससे वर्क मिला। रेफ्रिजरेटर चलाए हो कभी? फ्रिज चलाए हो? उसमें कैसे चलाते हैं? उसका प्लग लिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी में डाल दिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, कंप्रेसर होता है उसमें, वो घूमता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाई कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं? वर्क सप्लाई कर रहे हैं। हीट इंजन में वर्क मिल रहा था, तो यहाँ पे इनपुट क्या है? वर्क सप्लाई। उल्टा हो दिख रहा है ना। और वर्क सप्लाई होने से क्या होता है? हीट निकालते हैं। फ्रिज में सामान रखिए, पानी रखिए 40 डिग्री सेल्सियस पे, वो हीट निकाल के उसका टेम्परेचर क्या कर दिया? कम कर दिया। तो हीट निकालते हैं, वर्क सप्लाई करते हैं और हीट निकालते हैं। यहां पे क्या होता है? हीट सप्लाई करते हैं, वर्क मिलता है। उल्टा दिख रहा है आपको? अभी और उल्टा दिखेगा, देखिए। देखिए हम यहां से ही दिखाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे कोल्ड रिजर्वॉयर। कोल्ड रिजर्वॉयर, और ये कितने टेम्परेचर पे होगा? T2 पे। आप ये फ्रिज समझिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक फ्रिज रखा हुआ है, इमेजिन कर रहे हैं, और ये फ्रिज का डोर है, देखो हम खोले, यहाँ पे देखो एकदम मस्त चिकन मटन रखा हुआ है ना, एकदम रसगुल्ले रखे हुए हैं, दिख रहा है ठंडा ठंडा। इमेजिन कर पा रहे हो? ये पूरा क्या है? एक फ्रिज, ये उसका डोर खोले और एकदम रसगुल्ला रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? ये कोल्ड रिजर्वॉयर है, इसमें वो रखा हुआ है रसगुल्ला, क्या है? कोल्ड रिजर्वॉयर। अब इसी को हम लोग सोर्स कहेंगे, क्योंकि हम लोग को इसी से तो हीट निकालना है, इसी से हीट क्या करना है? निकालना। अच्छा उल्टा इमेजिन कर लो कि ये है, इधर में डोर है उसका, देखो इधर से खोल के निकाल के देख रहे हैं, ठीक। इधर में उसका पीछे वाला पार्ट है, बैक पोर्शन, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी में लगाए तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? इस पे वर्क सप्लाई करेगा। अच्छा बिना फ्रिज, बिना इसके चलता है इलेक्ट्रिसिटी के? इसका फ्रिज, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी ला के चलता है? चलता कहाँ है? रुका रहता है, मतलब काम करता है ना। वो एक था ना जो फोन किया एक आदमी किसी को, बोला कि फ्रिज चल रहा है तुम्हारा? बोला हाँ चल रहा है। थोड़ी बाद फोन किया, बोला फ्रिज चल रहा है? बोला हाँ एकदम चल रहा है भाई, तब पकड़ कर को भाग जाएगा। तो ऐसा था हो जाए, वर्क सप्लाई किया तो एक फ्रिज चलेगा, ठीक, काम करेगा, और काम करने का मतलब उसमें वो जो कंप्रेसर है वो उसके हीट को निकालेगा। और कहां से हीट निकालेगा? जो कोल्ड रिजर्वॉयर, जो सोर्स है जिसमें रसगुल्ला रखा हुआ है, उसका हीट निकालेगा। ये हीट निकाला, हाँ हाँ। कल कौन अपने स्कूटी में चाबी छोड़ के चले गए थे भाई? ऐसा मत कीजिए कभी, बहुत लकी हैं, स्कूटी आपको बजे। किसको? अंकित, कैसा? अरे ऐसा भी करना है, हो गया हो गया।
तो देखिए ये वाला जो हीट पहले यहाँ रिजेक्ट हो रहा था कोल्ड में, अब यहां से हम लोग कोल्ड से ले रहे हैं Q2, कोल्ड से लिए और ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो इसको रिजेक्ट करेगा किसमें, Q1, ठीक है Q1 में, और ये कहां भेजेगा, एटमॉस्फेयर में, जो कि यहाँ क्या होगा, सिंक। वो जो हीट होता है वो कहां जाता है, पीछे ही, इसलिए कभी देखना फ्रिज के पीछे हाथ रखोगे ना तो गर्म गर्म लगेगा, वो सारा हीट इधर ही आता है सिंक में, जो कि एटमॉस्फेयर है। और इसको यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, हॉट रिजर्वॉयर, क्योंकि फ्रिज के सोर्स के टेम्परेचर के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हॉट रिजर्वॉयर। बोलो ठीक। अब इसका अगर इफिशियंसी ही बोल दें तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए इसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन किए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसके लिए क्या टर्म डिफाइन किए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इफिशियंसी ही है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि इफिशियंसी, कोई बात नहीं हम समझाते हैं आपको। मान लो सर्वजीत को 10 क्वेश्चन दिया गया, वो 8 क्वेश्चन बना के आया, तो उसका इफिशियंसी कितना, 8/10, उसका परफॉर्मेंस कितना, 8/10। बोलो, तो उसी तरह उसको डेफिनेट खाली अलग नाम देने के लिए नाम क्या दे दिया गया, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और किससे लिखते हैं, बीटा से। वही चीज है, आउटपुट बाय इनपुट। इसमें आउटपुट क्या है, इस फ्रिज का काम क्या है। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे, सर इस फ्रिज का क्या काम है, ऐसा तो हम कभी सोचे ही नहीं, फ्रिज यूज कर रही है। अरे फ्रिज का काम है कि ठंडा सोर्स से हीट निकालना, यही इसका काम है, मतलब यही इसका आउटपुट है। तो आउटपुट क्या है, Q2। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये फेंकना इसका काम नहीं है, नहीं, इसका काम फेंकना कर रहा है वो भी, लेकिन प्राइमरी वर्क क्या है, प्राइमरी इनपुट आउटपुट क्या है, यहां से निकालना, ठीक है। और इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रिकल वर्क। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, Q2/W। अच्छा इसमें एक दो बात और देखें, अगर हम लोग इसके लिए एनर्जी इक्वेशन लिखें तो इस वर्किंग सब्सटेंस के पास कितना एनर्जी आया, Q2 भी आया और W भी आया, और कितना रिलीज हुआ, Q1। ये एनर्जी इक्वेशन हुआ। इस पे एक सवाल एन अवस्थी में है। सवाल क्या है, मान लिया जाए कि फ्रिज का डोर खोल के छोड़ दिया जाए तो रूम ठंडा हो जाएगी, गर्म हो जाएगा, सोच के बताओ। रूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, आंसर है रूम गर्म हो जाएगा। अगर रूम रेफ्रिजरेटर का गेट खोल के छोड़ दिया जाए तो रूम गर्म हो जाएगा। आप लोग फील करना चाहते हैं इस बात को, देखिए फील करिए। फ्रिज था ऐसे, इसका गेट खोले हम लोग, रसगुल्ला देखे, गेट को खोल के छोड़ दिए, गेट में ना उसमें मैग्नेट लगा होता है, वो तो अपने आप लॉक हो जाता है, इसलिए हम लोग गेट खोल के इधर मान लो बांध के उसको छोड़ दिए, वापस इधर आ जाते हैं। इधर उसका पीछे वाला पार्ट और ये हम लोग एटमॉस्फेयर, ठीक। तो फ्रिज क्या करेगा, अगर इधर रूम है पूरा, रूम से हीट लिया मान लो 100 जूल, क्योंकि अब तो गेट खुल गया उसका, तो उसको हीट निकालना था सोर्स से, क्योंकि कोल्ड रिजर्वायर था, तो पूरा रूम से ही हीट लेगा, क्योंकि वो तो पूरा कनेक्ट हो गया ना उससे। 100 जूल हीट लिया, इधर से इलेक्ट्रिसिटी भी लाया 50 जूल, मिला दिया दोनों को, फेंक दिया, और फिर रिजेक्ट करेगा कहां, पीछे में क्या है, रूम ही है ना, हॉट रिजर्वायर का था, रूम है ना, रूम में ना फेंक रहा है। तो रूम से लिया 100, इलेक्ट्रिसिटी मिलाया 50, रूम में फेंका 150, फिर लिया 100, फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलाया, फिर 150, रूम क्या हो जाएगा। ओवरऑल रूम को देखिए, तुरंत नहीं, तुरंत ठंडा लगता है, तुरंत फ्रिज का डोर खोलोगे तो जो उसमें ठंडा हवा है वो आपके बॉडी से टकराता है, इसलिए आपको ठंडा लगता है, इसलिए प्राइमरी फेसाई हम लोग को लगता है कि रूम ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिजिकली क्या होगा, रूम गर्म हो जाएगा। ये सवाल उससे पूछा गया। अब केमिस्ट्री वाले लोग कहां से ऐसे सोचेंगे, केमिस्ट्री बुक में कहीं पढ़ना ही नहीं है सब, तो किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से। तो लोग याद करवा देते, याद कर लो कि अगर फ्रिज का डोर खोल के छोड़ दिया जाए तो वो हीटर बन जाएगा, बन जाएगा, हीटर बन जाएगा। अच्छा कभी ये मत सोचने लगना कि तब तो एक काम करेंगे सर, तब गर्मी के दिन फ्रिज का डोर खोल के छोड़ देंगे, ये बहुत बड़ा मूर्खता होगा, 3rd ग्रेड काम होगा। हम मतलब ठंडा के दिन, अभी ठंडा का दिन चल रहा है, घर जाइए और फ्रिज के सामने गेट खोल के बैठ जाइए, बहुत मूर्खता वाला होगा, बिजली बिल तो बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि सोचिए इसमें वो क्या होता है, ये जो कंप्रेसर है वो काम कर रहा है, एक कंप्रेसर बहुत सारा एयर को निकाल के कंप्रेस करके उसका एनर्जी निकाल के फेंकेगा इधर,
तो जो एक्सटर्नल वर्क चाहिए होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए रूम उसका फ्रिज का दरवाजा हमेशा बंद रखते हैं। फ्रिज का दरवाजा हमेशा बंद इसीलिए रखते हैं क्योंकि जैसे ही खुलेगा वो पूरा हीट को उधर से भी गैस को लेना शुरू कर देगा, तो उसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिजली बिल ज्यादा आएगा। तो सोचिए ज्यादा जब वर्क करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा बिजली बिल आएगा। ठीक है, हो सकता है जितना हीटर का आता हो उससे भी ज्यादा आ जाए, इसलिए उसके लिए क्या बना है, हीटर बना है। इसलिए रूम हीटर खरीदेंगे, फ्रिज का गेट खोल करके नहीं छोड़ेंगे। क्या इतनी बात समझ गए? रेफ्रिजरेटर के ऊपर क्लॉजियस ने एक स्टडी किया और उनका उतना महत्व नहीं हम लोग देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टडी किया तो लिख देंगे। और उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्लॉजियस स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में याद रखें कि सेकंड लॉ में दो स्टेटमेंट, पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो कि किसको रिलेट करता है, हीट इंजन को, और दूसरा क्लॉजियस स्टेटमेंट जो कि इसको रिलेट करता है, रेफ्रिजरेटर। क्लॉजियस भाई साहब ने सिंपल सा बात किया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे तो फ्रिज चलेगा कि नहीं चलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो फ्रिज चलेगा नहीं, काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी ये काम करेगा, चलेगा। ठीक है, तुम्हारी भाषा में बोल देते चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। इसे क्या बोलते हैं, क्लॉजियस स्टेटमेंट, है ना? आसान बात है। अब क्लॉजियस भाई साहब बोलेंगे तो पढ़े लिखे इंसान, हम लोग डायरेक्ट थोड़ी बोलेंगे। बोलेंगे देखिए, दैट हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड रिजर्वॉयर टू हॉट रिजर्वॉयर इज नॉट स्पॉन्टेनियस। नया वर्ड आ गया, स्पॉन्टेनियस वर्ड का पहले मीनिंग समझ लें। जो चीज अपने आप हो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो चीज अपने आप नहीं हो उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। आप अपने आप डाउट पूछने आ गए, स्पॉन्टेनियस डाउट। हम बोले कि एचसीवी बना के आना तब डाउट पूछना, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये बताओ, फ्रिज में ठंडा वाला एरिया में खाली रख दो एक गिलास पानी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं दो तो अपने आप वो पानी ठंडा हो जाएगा? हो जाएगा? सुहानी हाथ करे, हाँ हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं, बिजली नहीं है, फ्रिज खाली रखा हुआ है, ठंडा हो जाएगा पानी? नहीं होगा। कोल्ड से हॉट की तरफ हीट अपने आप फ्लो, लेकिन हॉट से कोल्ड की तरफ हीट अपने आप फ्लो करता है ना। बगल में कोई गर्म चीज रख दिया जाए तो यहां अगर ठंडा है यहां, तो बगल से दूर से अपने आप वो हीट आ जाएगा। हॉट से कोल्ड की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन कोल्ड से हीट में, कोल्ड से हॉट में हीट अपने आप नहीं जाता है, इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मतलब सिंपल वही कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के इधर से नहीं जाएगा। इसको क्लॉजियस भाई साहब क्या लिख रहे हैं, इट इज नॉट सॉरी, द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वॉयर टू hot reservoir is non-spontaneous. This means some amount of work, external work, is always needed to do so. And if some amount of work is always needed, this means work cannot be zero. This work cannot be, if work cannot be zero, अगर ये work zero हो जाता तो anything by zero infinity होता, फिर कहते हैं उसका coefficient of performance infinite है। लेकिन क्योंकि work zero नहीं हो सकता, that means coefficient of performance of a refrigerator can never be infinite। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉजियस स्टेटमेंट। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये लोग लिख चुके होंगे ये वाला स्टेटमेंट, तो मैं यहीं पे मिटा के क्लॉजियस स्टेटमेंट लिख देता हूं। बता रहे क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम cold to hot reservoir, from cold to hot reservoir is non-spontaneous। आप लोग मेरे साथ साथ देखते चले ताकि आपको याद रह जाए चीजें, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर आप सिर्फ लेक्चर को सही से अटेंड करेंगे तो स्कूल में तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब थ्योरी, ये सब स्टेटमेंट में बार बार 2-3 बार बोल देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। So the flow of heat from cold to hot reservoir is non-spontaneous, and this means some amount of external work is always needed
to do so. Hence, beta cannot be infinite. और इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉजियस स्टेटमेंट। इसी के साथ हम लोग का रेफ्रिजरेटर और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समाप्त होता है। एक पॉइंट इसमें और है, कभी कभी आपसे बीटा, इस बीटा और इस ईटा के बीच रिलेशन पूछा जाएगा। इस बीटा और इस ईटा के बीच रिलेशन पूछा जाएगा। उस रिलेशन को मैं यहां डिराइव करके दिखाता हूं। आप ये लिख चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता है। यहां पे हम लोग बीटा और ईटा के बीच रिलेशन लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा। और ये रिलेशन नीट वालों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे पिछले 4-5 साल में तो हर बार सवाल पूछ रहा है, पता नहीं नीट को इससे क्या प्यार हो गया है, तो दिल लगी हो गई इससे कि यही फॉर्मूला हम सवाल पूछेंगे। ठीक, तो पिछले 4-5 साल में खूब पूछा जा रहा है। नीट का ये आदत है, उसको एक बार इससे प्यार मोहब्बत हो जाता है 4-5 साल तक चलता है, फिर कुछ दिन 2-3 महीना, मतलब 2-3 साल, क्या बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद कौन सा किया जाता है, हाँ, तो फिर वो एक्स बना लेता है। हाँ, वेरी गुड, उसका एक्सपीरियंस है। फिर उसका नया दौर शुरू होता है कि इससे आप प्यार मोहब्बत करेंगे तो 5 साल चलेगा। इसलिए अगर आप देखें आर्काइव में तो एक ही जैसा सवाल बहुत मिलेगा, तो नीट वाले इस बात का ध्यान रखें। क्या, चलिए बीटा और ईटा में रिलेशन डिराइव करते हैं। तो बीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं Q2/W, Q2/W, और W यहां से लिख लेते हैं Q1 - Q2। क्या इतनी बातें ठीक है? और ईटा के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पे, ईटा इज इक्वल्स टू W/Q1, और W क्या लिखेंगे, Q1 - Q2/Q1। ठीक है, मतलब ये होगा 1 - Q2/Q1। कहीं कहीं एफिशिएंसी का ये भी फॉर्मूला मिलता है, 1 - Q2/Q1, एक ही बात है दोनों। अब इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं बीटा, उल्टा कर दो इसको, मतलब 1/बीटा इज इक्वल्स टू Q1 - Q2/Q2, 1/बीटा इज इक्वल्स टू Q1/Q2 - 1, और Q1/Q2, देखिए इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा Q2/Q1 इज इक्वल्स टू 1 - ईटा। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको लिख सकते हैं ना, Q2/Q1 इज इक्वल्स टू 1 - ईटा, और यहाँ पे क्या है, इसको मैं लिखूं 1/1 - ईटा -1, ये वाला टर्म यहाँ जाएगा, तो 1/बीटा इज इक्वल्स टू 1 - 1 प्लस ईटा बाय 1 - ईटा, ये 1 कट गया, तो 1/बीटा इज इक्वल्स टू ईटा बाय 1 - ईटा। फिर से रेसिप्रोकल ले लो, सब समझ पाए ना कैसे कैसे कर रहा है। 1 - ईटा बाय ईटा, तो बीटा क्या हो जाएगा, 1/बीटा माइनस। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड बीटा, और इससे नीट को बहुत दिल लगी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो ये बातें कंप्लीट होती हैं यहीं पे हमारी। क्या अभी समय बचा है? मेरे घड़ी में 5:05 हो रहा है, और 10 मिनट में तुम लोग कार्नोट इंजन पढ़ ही लेंगे। तो एक टॉपिक और इसमें बचता है, वो है कार्नोट इंजन। पहले आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग कार्नोट इंजन पढ़ेंगे। चलिए, आज हम लोग आखिरी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मेरा कॉफी पे आ गया था, 1 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए। इसका मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि सर आज और पढ़ाइए, तो इसमें पढ़ा रहा हूँ। हाँ, खौफ है मेरा, डर से बोल रहे हैं क्या कि अच्छा वोटिंग दे देते भाई, वोट नहीं तो सर बोलेंगे कि देखो नालायक कितना लोग पढ़ना नहीं चाहता है, इसीलिए वोट दियो। कोई बात नहीं, वोट दे दियो, जिता दियो। अब तो मैं निरंकुश शासक, अब तो मैं कुछ भी करूंगा, सरकार भी हमारा है, अखबार भी हमारा है, जो लिखना चाहे सब लिख दो। तो क्या था, ऐसा बोल नहीं पाए हम। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये एक बहुत फेमस पॉलिटिकल डायलॉग है, इसको समझने के लिए 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। मेरी बातें एक बार में बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, इसलिए वो लोग 1 साल फिर से रुकते हैं कि सर अच्छा पिछले बार पुराना जोक मारे थे, डायलॉग मारे थे, इस बार सुनेंगे बढ़िया से, पिछले बार नहीं समझ में आया। और ऐसा ही सिर्फ जोक और डायलॉग के साथ नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ भी होता है। एक बार में बहुत लोग के दिमाग में घुसता नहीं है, इसलिए 1 साल और रुकते हैं।
मतलब फिर एक साल पढ़ के फिर जाके सिलेक्शन होता है। पहली बार में आ जाए तो पहली बार में हो जाए। चलिए तो आखिरी पॉइंट हम लोग जल्दी डिस्कस कर लें, कार्नोट इंजन। पहली बात, कार्नोट इंजन भी आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में लिखने आएगा 5 नंबर का ये भी सवाल। तो अगर 5 नंबर का सवाल थर्मल से आना हुआ तो दो में से कोई एक पिक करेंगे तो कौन सा करेंगे? या तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला ले लेंगे या फिर कार्नोट इंजन वाला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के लिए। लेकिन इसका एक जो रिजल्ट होगा, एक फॉर्मूला, वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कार्नोट इंजन सबसे पहले तो एक आइडियल हीट इंजन है। ये क्या है? एक आइडियल हीट इंजन है। अभी तक जो हम लोग हीट इंजन बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे? रियल वाला हीट इंजन, सब रियल बात कर रहे थे। केल्विन प्लैंक कर करके थक गया कि एफिशिएंसी 100% हो जाए, नहीं कर पाया। लेकिन केटीजी भी हम लोग आइडियल गैस से शुरू किए थे, जो होता नहीं है। तो यहां भी हम लोग आइडियल हीट इंजन पढ़ लेते हैं, जो होता नहीं है। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन है। ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन। मतलब इसको डिजाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसका क्या होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी बिटवीन सेम सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर। बिटवीन सेम सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर। क्या मतलब इसका? सोर्स टेम्परेचर को हम लोग क्या लिखते हैं? T1 से। सिंक टेम्परेचर क्या लिखते हैं? T2 से। तो जो कार्नोट इंजन होता है उसका इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन होता है 1 माइनस T2/T1। कार्नोट इंजन का इफिशियंसी कितना होता है? 1 माइनस T2/T1। और देखिए T2 क्या है? सिंक टेम्परेचर। T1 क्या है? सोर्स टेम्परेचर। इसका डेरिवेशन भी है, मैं अगले क्लास में इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा। एनसीईआरटी में है लेकिन स्कूल में पूछा नहीं जाता है इन जनरल। इस बार तो आज नहीं पूछा जाए कोरोना काल में, लेकिन फिर भी अगले लेक्चर में हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेंगे। तो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी कितना होता है? 1 माइनस T2/T1। और ये एफिशिएंसी हमेशा, किसी भी कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके? हीट इंजन के बराबर। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मतलब कार्नोट का एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगा। इन सारे बातों को हम लोग कार्नोट्स थ्योरम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्नोट्स थ्योरम। इन सारी बातों को हम लोग कार्नोट्स थ्योरम कहते हैं। अब इसमें दो बात समझ लीजिए जल्दी से। कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी क्या लिखेंगे? 1 माइनस T2/T1। और अभी भी हीट इंजन का एफिशिएंसी लिखे थे वर्क बाय हीट सप्लाई, या 1 माइनस Q2/Q1 लिखे थे। Q2 था हीट रिजेक्टेड और Q1 था क्या था? हीट सप्लाई। तो QR अगर हम लिख रहे हैं तो हीट रिजेक्टेड है और QS क्या? हीट। 1 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो माइनस माइनस कटता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी, इसको याद रखना है। इसी फॉर्मूले पे आपके सवाल बन जाएंगे अगर कार्नोट इंजन से सवाल आएगा तो, या फिर इस वाले फॉर्मूले से 1 माइनस T2/T1 से। इसमें एक बात जो आखिरी बात हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कार्नोट वह आइडियल हीट इंजन है, इसको बना नहीं सकते, लेकिन उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम है। लेकिन इसका भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता। और क्योंकि कार्नोट का 100 नहीं हो सकता तो किसी और का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब इसका क्यों 100 नहीं हो सकता वो बात जरा सुन लीजिए एक मिनट। ये एफिशिएंसी 100 मतलब 1 कब होगा? जब T2 का वैल्यू क्या हो जाए? 0। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर T2 का वैल्यू 0 हो जाए तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। और T2 क्या है? सिंक टेम्परेचर। और मैंने अभी कहा था सिंक का मतलब आपको क्या समझना है? एटमॉस्फेयर। और ये सब टेम्परेचर किसमें है? मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, इसको आप 0 केल्विन कहते हैं। अगर उतना हो पाए तो इसका एफिशिएंसी 1 हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोग को एक बाइक बनाना पड़ेगा, उसके साइलेंसर के पीछे वो बरका फ्रिज लगाना पड़ेगा। इतना बरका फ्रिज कि वो टेम्परेचर कितना ले जा सके? -273 डिग्री सेल्सियस। अब उस फ्रिज को चलाने के लिए पीछे को ट्रक लादना पड़ेगा, उसमें जनरेटर रहेगा, और उस ट्रक को चलाने के लिए वो पेट्रोल टैंक लेके चलना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? मतलब किया तो जा ही सकता है लेकिन फिजिबिलिटी
नहीं होगा। इंटायर इफिशियंसी वाइज सोचो तो नहीं किया सकते। समझ पा रहे हैं? मैं इसलिए ये सब बताता हूँ कि बच्चों के मन में होता है सर काहे नहीं कर सकते, काहे नहीं कर सकते, ऐसा सवाल होता है। काहे नहीं कर सकते ये तुम्हारा सवाल है। एज एन इंजीनियर जब आप करते हैं तो आप डिजाइन के बारे में सोचते हैं। डिजाइन करना इसलिए आपको समझना है कि उतना बड़ा फ्रिज लगा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। लगाएंगे तो उस फ्रिज के लिए भी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो तो एनर्जी को इनपुट में ही गिनोगे ना, तो फिर कहाँ एफिशिएंसी रहा जीरो। ठीक, तो T2 कभी जीरो नहीं हो सकता। फिर कुछ लोग कहेंगे अच्छा सर T1 को इनफाइनाइट कर लेंगे, एनीथिंग बाय इंफिनिटी जीरो, T1 को इनफाइनाइट कर लेंगे, एफिशिएंसी 1, ये भी पॉसिबल नहीं। व्हाट इज T1? सोर्स टेम्परेचर। व्हाट इज T1? और सोर्स का मतलब क्या समझना है आपको? इंजन, वो सिलेंडर जहां पे पिस्टन ऊपर नीचे होता है, उस सिलेंडर का टेम्परेचर क्या इनफाइनाइट हो सकता है? तो सोचिए वो सिलेंडर भी किसी मेटल का बना होगा, बोलो पेट्रोल जलेगा तो उस मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना टेम्परेचर वो झेल सकता है। कितना हो सकता है किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट? 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 पे तो आयरन मेल्ट कर जाता है। बहुत अच्छा से बना दिए तो 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000, 5000 पहुंच पाना तो बहुत मुश्किल होगा। इनफाइनाइट पहुंचना सोचिए, फिजिबल है? नहीं फिजिबल है। तो इसका मतलब कि ना ही T2 जीरो हो सकता है, T2 and T1 cannot be zero, and so even Carnot's efficiency cannot be 1। और जब कार्नोट का ही नहीं 1 हो सकता है तो किसी और का कैसे? समझ गए? एक पॉइंट फिर भी छूट गया, इसका डेरिवेशन जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब आप जितने भी बुक चाहें उसके सवाल बनाइए, और अब जो अगर 1 या 2 लेक्चर मिलता है उसमें जितना भी सवाल पूछ सकते हैं पूछिए। ठीक है, 24 तक तो पूरा ही देंगे। 24 का हम लोग पारा पढ़ते हैं, 2 दर्जन लेक्चर हो ही सब में, तो 23 और 24 में भी हम लोग डाउट के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।